एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास है FAR 2 की। हम बात करेंगे कि आज का एजेंडा क्या है। बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा और साथ में हम इंट्रोडक्शन लेंगे FAR 2 और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पेपर और हम किस तरह इसको लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हम लोग यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे के समझाऊंगा कि हम चीज़ों को किस तरह लेके चलेंगे इन FAR 2। उसके बाद मैं आप लोगों को पेपर स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि FAR 2 के पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद पेपर स्ट्रक्चर समझने के बाद थर्ड चीज़ जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है दैट इज़ सिलेबस। फिर हम लोग सिलेबस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस को और पेपर स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, हम लोग रिलेट करें अपने पेपर स्ट्रक्चर को सिलेबस के साथ। अंडरस्टैंड करेंगे सिलेबस के कौन से एरियाज़ पेपर में कहाँ पे पूछे जाएंगे। ये समझने के बाद अब फोर्थ जो चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ स्टडी रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, नोट्स कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के आंसर्स लेंगे हम। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ, तो हम लोग यूज़ ऑफ रेड बुक्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि यार ये हमें अलाउड हैं कि हम स्टैंडर्ड की ये जो ओरिजिनल बुक्स हैं स्टैंडर्ड की, इसको पेपर में हम अपने साथ लेके जा सकें। तो हम क्या करेंगे, हम इसके यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें यहाँ पे इसके ऊपर कितना डिपेंड करना है, क्या इंटायरली डिपेंडेंट होंगे या हम थोड़ा डिपेंड करेंगे। और देन फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर्मल होगा, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस यहाँ पे लेता रहूँगा रेलेवेंट एरियाज़ के ऊपर। तो ये आज का एजेंडा है, इन चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इंट्रोडक्शन को लिखेंगे नहीं आप लोग, उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैं लिखूँगा वो आप लोगों ने अपनी रजिस्टर पे कॉपीज़ पे लानी है। हम काफ़ी ज़्यादा बोर्ड को यूज़ करेंगे। हम जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के फ़्लो चार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को याद रखना हमारे लिए बड़ा इजी हो। और मैं उसी थॉट प्रोसेस के साथ समझाऊंगा जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इजीली सॉल्व हो सकें। तो ये वो काम है जो हम लोगों ने करना है। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को। नाम मेरा आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, ज़ुबैर सलीम मेरा नाम है। और टीचिंग करियर की अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2007 पे। 1 जनवरी 2007 में जो बेसिक अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया था। साथ में मैं टैक्स का पेपर भी पढ़ाता होता था। वो 5-6 साल पढ़ाने के बाद 2012-13 में मैंने टैक्स छोड़ दिया था क्योंकि मैं अकाउंटिंग के पेपर्स में काफ़ी बिजी हो गया था। तो दो एरियाज़ थे मेरे इनिशियल ईयर्स में, टैक्स एंड अकाउंटिंग। फिर मैंने ग्रेजुअली टैक्स को छोड़ दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के पेपर्स पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कौन कौन से पेपर्स पढ़ा रहा हूँ अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, तो हमारे पास ना डिफरेंट बॉडीज़ हैं। पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी ICAP है जिसमें के पेपर्स हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉडी आती है दैट इज़ ACCA। और फिर अगर हम बात करें तो वी हैव ICAEW एज़ वेल। कुछ स्टूडेंट्स आपको इसके भी मिल जाते हैं डिफरेंट पाथवे से, ACCA के बाद, ICAP के बाद, या फिर इंटायरली बिल्कुल नए स्टूडेंट्स। और एक और बॉडी है जो विच इज़ सीमा। जिस तरह हमारे यहाँ ICMA वाले हैं ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, बिल्कुल इसी तरह सीमा भी एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है जो कि डिफरेंट कॉस्ट से रिलेटेड कोर्सेज कराती है। ICAP में ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके हमारे पास टोटल 4 पेपर्स हैं। सबसे पहला पेपर हमें पता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है जो कि PRC लेवल पे आप लोग पढ़ते हो। फिर अगर हम बात करें तो FAR 1 है। फिर अगर हम बात करें तो FAR 2। और ये वो पेपर है जहाँ पे हम लोग आज जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये यहाँ पे है FAR 2। अब आ जाएं, जब आप कैफ कर लोगे, जो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द कर लोगे, तो कैफ के बाद जब आप CA फाइनलिस्ट बनते हो तो एक और पेपर आप लोगों को मिलता है
अकाउंटिंग की स्ट्रीम का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रीम का, विच इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये 4 पेपर्स हैं। मैं काफ़ी सालों से ये पेपर एडवांस लेवल का पेपर पढ़ा रहा हूँ, एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। FAR 2 पढ़ा रहा हूँ, FAR 1 पढ़ा रहा हूँ, और कुछ 2016, 17, 18 में मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ाया था, लेकिन फिर छोड़ दिया। आजकल आई एम इन द प्रोसेस कि मैं ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड करा रहा हूँ एक पोर्टल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बड़ा क्लियरली आइडिया है कि इस लेवल पे आप लोग क्या पढ़ के आए हो, इस लेवल पे आपने क्या पढ़ना है, और वही टॉपिक्स जब यहाँ पे आएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सारे टॉपिक्स इधर हैं, ये सारे टॉपिक्स ऑब्वियसली इंट्रो वाले नहीं, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कैसे टेस्ट होते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ये वाला जो नॉलेज जितना आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए रेलेवेंट हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ करवाऊँ। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ। तो इसका मतलब मुझे ICAP के जो स्ट्रीम है, जो एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो वो जो चाहता है आप लोगों से, जो उसका ऑब्जेक्टिव है किसी भी पेपर को लेके, मुझे उसका उस हायरार्की का बड़ा क्लियरली आइडिया है। एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दीज स्टैंडर्ड्स एज वेल। ये जो एडवांस वाला नॉलेज है यहाँ पे। फिर ICAP के बाद दूसरी जो प्रोफेशनल बॉडी है, दैट इज़ ACCA। वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उनके पास 3 पेपर्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू लेवल अकाउंटिंग का लेवल का पेपर है। FAR 1 और FAR 2 के लेवल के उनके पास FR है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, उसका स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है, और कोई भी दूसरी बॉडी इतना परेशान नहीं करती लोगों को जितना हमारे एग्जामिनर करते हैं। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। और FAR 1 और FAR 2 के लेवल का पेपर है। एडवांस लेवल का एक वहाँ पे पेपर है जिसे वो स्ट्रेटजिक बिजनेस रिपोर्टिंग कहते हैं। ACCA में ये 2 पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ। बचपन में, मतलब मेरी टीचिंग के बचपन में, जो कि 2007 के करीब था, ये वाला पेपर भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अब मैंने छोड़ दिया। तो ये एडवांस लेवल के 2 पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ। ICW की एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी पढ़ाता रहा हूँ मैं 2015-16 में, उसके बाद छोड़ दिया था मैंने। और सीमा में भी 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं काफ़ी साल पहले। ये सारी की सारी बॉडीज़ के बारे में बताने का पर्पज़ ये है कि मुझे बड़ा क्लियरली आइडिया है कि किस बॉडी में किसी एक टॉपिक को, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, FAR 2 लेवल पे कैसे पूछता है। और हम लोग कोशिश कर रहे होंगे कि वो जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन जो दूसरी बॉडीज़ के हैं, उनको भी हम लोग साथ साथ लेके चलें, क्योंकि हमारा एग्जामिनर बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है आजकल कि वो यहाँ से आइडियाज़ लेता है कि यार ये लोग क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, और वहाँ से आइडियाज़ लेके उसको थोड़ा मुश्किल करके, थोड़े नाम चेंज करके, 2-4 वैल्यूज़ ऐड करके ना, तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमारे लिए जो FAR 2 के पेपर्स को क्वेश्चंस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। पास्ट पेपर्स ऑब्वियसली वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर बॉडीज़ के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं ये जो नॉलेज है मेरा डिफरेंट बॉडीज़ का, वो ऑब्वियसली मैं यूज़ करूँगा FAR 2 पढ़ाते वक्त। रिसेंटली FR जो है, इसमें मेरे एक बच्चे की वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन आई है। ACCA में ना 2 तरह डिस्टिंक्शंस बन रही होती हैं। एक कंट्री वाइड बन रही होती है कि कंट्री में हाईएस्ट किसके हैं, और एक वर्ल्ड वाइड बन रही होती है कि वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट किसके हैं। अभी रिसेंट अटैम्प्ट में हुज़ैफ़ा जमील एक स्टूडेंट है जिसने 99 मार्क्स लिए हैं, वो मेरा स्टूडेंट था। और 2-3 अटैम्प्ट्स पहले एक लड़की थी ज़ारा, जो कि बड़ी फेमस भी हुई थी, ज़ारा नईमदार, उसने भी FR में वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन ली थी, वो भी मेरी स्टूडेंट थी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को रेप्लिकेट करें इन FAR 2 और बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे सर्टिफिकेट्स आएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा किस्मत भी रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यार हम लोग भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। और आई जनरली बिलीव कि जब आप अच्छी प्रिपरेशन के लिए जाते हो ना, तो अगर आप गिरते भी हो तो 10 नंबर कम आ जाएंगे, अगर वो ज़्यादा भी गिरोगे तो 20 नंबर कम आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए 100 मार्क्स की। 100 मार्क्स से गिर के भी गिरे ना तो 70s 60s में कहीं फॉल करेंगे। तो हम लोग हर टॉपिक को लेके इस तरह चलेंगे। फिर मैं अपना मेथड समझा देता हूँ कि मेरा मेथड क्या है। पहले हम लोग स्टैंडर्ड्स को समझेंगे बड़ी तसल्ली से, छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा कि यार ये किस तरह आना है, क्यों आना है, कैसे आना है। तो बड़ा लॉजिकली मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं खाली पढ़ाने पे बिलीव नहीं करता। मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर एक टीचर आया पढ़ा के निकल गया तो वो कोई टीचर नहीं है। टीचर को हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट्स को नॉलेज रिटेन करने में भी। तो अब उसमें मैं किस तरह आप लोगों को हेल्प करूंगा, एक दिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तसल्ली कराऊंगा आप लोगों की, आपके हर क्वेश्चन को आंसर करूंगा, और अगले दिन जब आप आओगे ना तो मैं आप लोगों से वो स्टैंडर्ड सुनूंगा।
ताकि मैं देख सकूं कि जो नॉलेज मैं आप लोगों को, जिस तरह की नॉलेज मैं चाहता हूं कि एक स्टैंडर्ड को लेके आपके पास आए, वो है या नहीं है। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम चलेंगे। अगर वो ऑनलाइन भाई बैठा हुआ है तो वो मुझे फ़ोन करके सुना सकता है स्टैंडर्ड, जब एक स्टैंडर्ड तैयार हो जाए, जो मुझे लग नहीं रहा कि कोई एक आधा बच्चे के अलावा कोई सुनाएगा। अब इस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे। इसके अलावा मैं जो IFRS हैं, जितने भी ISAs हैं, इसकी कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स देता हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में क्लाइंटल हैं, उसके लिए मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करता रहता हूँ। रिसेंट जो मैंने ट्रेनिंग दी है बिल्कुल रिसेंटली, वो रिफा यूनिवर्सिटी है, हमें पाकिस्तान में सुना होगा आप लोगों ने नाम। उनके यहाँ ना पेंशन्स नहीं थे, उनके एम्प्लॉइज़ को पेंशन्स का कोई सिस्टम नहीं था, तो उन लोगों ने पेंशन्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना था। तो उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मैंने पेंशन्स की जो ट्रेनिंग थी वो प्रोवाइड की थी। उनको समझाया कि किस तरह के प्लान्स हो सकते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, और उनको अकाउंटिंग भी सिखाई। तो ये रिसेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया मैंने। पेंशन्स हमारे लेवल पे का स्टैंडर्ड नहीं है, वो इस लेवल का स्टैंडर्ड है, और ACCA में इस लेवल का स्टैंडर्ड है। बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स पेपर स्ट्रक्चर और स्टडी मटेरियल और रेड बुक्स का यूज़ और क्वेश्चन आंसर सेशंस मैं लूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को मेरे बारे में अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं और मैंने कुछ बोला नहीं है, या आपको लगता है कि और बात भी मुझे बतानी चाहिए, तो प्लीज़ डन। चलें आगे। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने। नेक्स्ट अब आ जाओ यार, पेपर स्ट्रक्चर। पेपर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही है जो कैफ के ऑलमोस्ट हर पेपर का स्ट्रक्चर है। FAR 1 का भी वही स्ट्रक्चर था, FAR 2 का भी वही स्ट्रक्चर होगा। तो ज़रा समझते हैं कि यार पेपर स्ट्रक्चर क्या है। पेपर स्ट्रक्चर में बच्चों होता क्या है कि एग्जामिनर ने ना आजकल 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं हमारे पेपर में। एक का नाम है सेक्शन A और दूसरे का नाम है सेक्शन B। सेक्शन A एग्जामिनर ने रखा हुआ है कि वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक्स पूछ सके, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पूछ सके, ताकि जो लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना उनको डिस्करेज कर सके। वो मतलब बच्चों को पता हो कि यार मेजॉरिटी टॉपिक्स तो पूछे जाने हैं, तो कौन सा छोड़ के जाऊँ, कुछ छोड़ के जाऊँगा तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो एग्जामिनर है वो पूछ ही लेगा। तो वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि पूछने हैं उसने सेक्शन A में। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है अगर हम बात करें तो वो होता है जी अप टू 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, अप टू 10 मार्क्स आते हैं। स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे छोटे, क्या स्मॉल क्वेश्चंस, और ये इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पूछ सकें। फिर अप टू 10 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं जी यहाँ पे। इसका मतलब है कोई 5 मार्क्स का, कोई 6 मार्क्स का, कोई 8 मार्क्स का, कोई 10 मार्क्स का। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ MCQs भी होते हैं। MCQs हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, और इसके अलावा ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो ये क्या है जी आप लोगों के क्वेश्चन स्टाइल्स। अब यहाँ पे यूजुअली देखा गया है कि 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस, और टोटल जो सेक्शन A है वो 50 मार्क्स का सेक्शन है। इसका मतलब है 50 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब ये ज़रा बात को अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना देता है वो, दूसरा 6 मार्क्स का बना देता है, तीसरा 7 मार्क्स का बता देता है, फिर एक 4 और 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स बना देते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो अगर आप गौर करो ना यार, तो कितनी ज़्यादा वैरायटी और कितने ज़्यादा टॉपिक्स वो पूछ सकता है सेक्शन A में, आपको ये समझ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा सेक्शंस वो पूछ सकता है यहाँ पे। इसलिए जो सिलेक्टिव स्टडी है भाईजान, उसको डिस्करेज करने के लिए वो कर रहा है, और हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम सिलेक्टिव स्टडी पे चले जाएं। तो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हो तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें पूछे जो आपको पहले ही पेपर में परेशान करते। फिर अगर हम बात करें तो MCQs जो होते हैं ये भी अप टू 10 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे 10 मार्क्स, कुछ 1-1 मार्क के होते हैं क्वेश्चंस, और कुछ होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। अगर किसी में कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं तो 2 मार्क्स के होंगे। अगर सीधा सीधा रीकॉल योर नॉलेज, रीकॉल योर नॉलेज क्या होता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसा पढ़ा हुआ है वैसा ही वो पूछ लेता है। तो अगर रिकॉल योर नॉलेज के MCQs हैं सीधे सीधे, तो वो यूजुअली 1 नंबर कैरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई 7-8 आप लोगों को MCQs भी मिल जाते हैं। तो टोटल मार्क्स जो हैं 50 हैं। MCQs अगर 10 नंबर के आएंगे तो 40 नंबर उसके पास अवेलेबल हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने में, और इसमें ये अच्छे खासे क्या कर लेता है, टॉपिक्स टेस्ट कर लेता है। तो ये सेक्शन A है।
अब आ जाए सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगेन 3 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का ये एरिया है और यूजुअली यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे और जो मेजर टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चंस वो वहाँ पे हैं और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं तो इसका मतलब ये है कि 8 to 9 क्वेश्चंस का पेपर होता है हमारा, जो कि देखा गया है फ्रीक्वेंटली को 8-9 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में। अब अगर 3 क्वेश्चंस ये हैं और यहाँ पे को 5 से 6 क्वेश्चंस हैं तो मिनिमम 9 टॉपिक्स हैं जो वो पूछेगा। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दो टॉपिक्स मिक्स कर रहा होता है, यानी कुछ मार्क्स के लिए एक पूछ लिया, कुछ मार्क्स के लिए दूसरा पूछ लिया। तो इसका मतलब ये है कि यार ऑलमोस्ट कोई 11 to 12 टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा रहे होते हैं पेपर में, एक ही पेपर में। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। अब अगर आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को लेके कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज़ मैं सिलेबस में जब समझाऊंगा आप लोगों को तो सिलेबस के साथ लिंक करूंगा कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में? यहाँ पे होते हैं अप टू 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। जो मेजर टॉपिक्स में से आते हैं वो मेजर टॉपिक्स क्या हैं? हम उन्हें बोलते हैं यार टेस्टिंग लेवल 2 के टॉपिक्स। हमारे ICAP ने ना अब एक अच्छी बात ये कर दी है कि ICAP ने बता दिया है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को किस लेवल पे जाके टेस्ट करेंगे, उसमें से कितने मार्क्स आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करता है। अब टेस्टिंग लेवल 1 पे वो कहते हैं अप टू 8 मार्क्स पूछेंगे हम लोग, यानी उस अगर हमने किसी के साथ लिख दिया ना ये टेस्टिंग लेवल 1 का टॉपिक है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें से हम कितना क्या पूछेंगे? 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अप टू 8 मार्क्स होता है, 4, 5, 6, 8 तक, 8 से ज़्यादा मार्क्स नहीं पूछेंगे। उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग लेवल 1। और जो टेस्टिंग लेवल 2 होता है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आएंगे ना, यहाँ पे सेक्शन ए में ये कौन से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे? टेस्टिंग लेवल 1 के। कहाँ पे आएंगे? टेस्टिंग लेवल 1 के। और यहाँ पे टेस्टिंग लेवल 2 के भी आ सकते हैं, क्योंकि अप टू 20 मार्क्स है ना। तो अगर उसने 10 नंबर का एक पार्ट पूछना है तो वो किधर पूछेगा? इधर की बजाय ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? ये जो सेक्शन बी है आपका, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के, जो आपका T2 टेस्टिंग लेवल 2 है, उसके क्वेश्चंस पूछेंगे। अब एज अ स्टूडेंट आपको पहले दिन ही पता होना चाहिए कि यार जब आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टेस्टिंग 2 लेवल का टॉपिक है या टेस्टिंग लेवल 1 का, ताकि आप उतना ही टाइम उसको दो और आप उतना ही परेशान हो उसके लिए। कौन से टॉपिक्स हैं जिनके लिए ज़्यादा परेशान होना? ऑब्वियसली टेस्टिंग लेवल 2 के जो टॉपिक्स हैं। ये एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पूछूं, चाहे थोड़ी थोड़ी बातें पूछूं। यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है ज़्यादा डिटेल में एक ही टॉपिक पूछूं। तो जिसके साथ उसने टेस्टिंग लेवल 2 पूछ लिया, इसका मतलब उस पर बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे और एक ही क्वेश्चन में सारी की सारी नॉलेज वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब हम सिलेबस को समझते हैं और सिलेबस को समझ के फिर रिलेट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ बातें आप लोगों को क्लियर हों। कितने सेक्शंस हैं हमारे पेपर में? 2। सेक्शन ए, सेक्शन ए में कौन से टेस्टिंग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे? टेस्टिंग लेवल 1 एंड टेस्टिंग लेवल 2। पहला टेस्टिंग लेवल 1, दूसरा टेस्टिंग लेवल 2। क्या ये बात क्लियर है? और सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? अप टू 20 मार्क्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे? टेस्टिंग लेवल 2 के। यूजुअली हमारे पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे? ठीक हो गया थी। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें अब आप लोगों के कॉपी पे आए। ये बात क्लियर है? कंफर्म है? अब मुझे बताएं हम लोग अगली किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं जी? सिलेबस पे। अब सिलेबस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर लिंक करेंगे। यहाँ पे मैं बताऊँगा, वहाँ जहाँ पे मैंने T1 लिख दिया इसका मतलब है वो सेक्शन ए में पूछा जाएगा। जहाँ पे मैंने T2 लिख दिया इसका मतलब है वो सेक्शन बी में भी पूछा जाएगा। और साथ में अगर इधर नहीं पूछने का एग्जामिनर का दिल करेगा तो वो किधर ले आएगा? यहाँ पे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि टेस्टिंग लेवल 1 इधर ही पूछे, हो सकता है यहाँ पे किसी क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट बीच में ऐसे टॉपिक्स का भी ले आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रोना शुरू कर देना है कि ये तो इधर आ नहीं सकता था। भाई कोई एडजस्टमेंट बन के आ सकता है इधर, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने होंगे? 8 से ज़्यादा मार्क्स का वो हो नहीं सकता। तो इस तरह हम लोगों ने चीज़ों को लेके चलना है। यहाँ तक सारे साथ हैं? अब आ जाते हैं यार सिलेबस। सिलेबस क्या है भाई? ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा देखते हैं। स्टार्ट करें। सिलेबस में हम लोगों ने क्या करना है बच्चों? सिलेबस में हमारे 3 ग्रेड्स हैं। हमारे सिलेबस को एग्जामिनर ने 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया। FAR 1 में भी 3 ही ग्रेड्स थे, FAR 2 में भी 3 है। पहला ग्रेड क्या है?
और इसने मार्क्स भी बताए हुए हैं। तो पहला ग्रेड है ए। जो ग्रेड ए है ये है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जी सर, किसका ग्रेड है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फर्स्ट ग्रेड है। यहां तक साथ है? इस फर्स्ट ग्रेड में ना 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैंने लिखे हैं, लिखा है मतलब मैंने खाली लिस्ट बना दी है, लेकिन मैं इसको फिल करूंगा थोड़ी देर में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 25 to 35 मार्क्स हैं, और एग्जामिनर जो है ना इसको फॉलो करता है। अब एग्जामिनर फॉलो करना शुरू हो गया है, जो इंस्ट्रक्शंस उसने दी हैं वो उसके ऊपर पूरा उतरता है। अब ये एक अच्छी बात हो गई है आई कैप के एग्ज़ाम्स में। कुछ सालों पहले तक ये वाली बात नहीं थी। एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस दे के कि इस तरह टेस्ट करूँगा, भूल जाता होता था खुद को। मतलब मेजॉरिटी टाइम वो गज नहीं होता था कि जो इंस्ट्रक्शंस उसने खुद को दी हुई हैं वही वो भूल के बैठा होता था। ये बात क्लियर है? पेपर के बाद उसको याद आ जाता था, हाँ ये तो दी थी, अच्छा चलो अगली दफ़ा देखेंगे, फिर भूल जाता था। लेकिन अब अच्छी बात है ये कि अब एग्जामिनर गजनी नहीं है एटलीस्ट। ये बात क्लियर है? आजकल स्टूडेंट्स गजनी है, ऐसा ही है? नहीं, गुड है। अब आ जाओ यार ज़रा, अगर हम बात करें तो इसके बाद है जी सेक्शन बी। क्या है जी इसके बाद, ज़रा जल्दी से बताएं? सेक्शन बी, सेक्शन या ग्रेड बी, ये है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसमें कवर्ड है। नॉन करंट एसेट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे जिन पे बात करेंगे। तो ये सर सीधी सीधी कहानी है। सर कितने मार्क्स के लिए? सर 25 to 35 मार्क्स के लिए ये आपके पास ग्रेड बी है। इतने मार्क्स इन 4 टॉपिक्स में से आएंगे। सर ये 4 टॉपिक्स क्या हैं, अभी बात करते हैं इनके ऊपर। तो ग्रेड बी है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। ग्रेड सी किस चीज़ का है सर? ग्रेड सी है एथिक्स का एंड अदर एरियाज। ये डॉलर का साइन मेरा एंड है, एंड अदर एरियाज, ये लें सर। तो सर 3 ग्रेड हैं, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है एंड ग्रेड सी है। ग्रेड सी में कौन कौन से एरियाज हैं? काफ़ी मल्टीपल एरियाज हैं, इनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन कितने मार्क्स के लिए है? तो सर मार्क्स हैं 35 to 45 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो एरिया है मार्क्स वाइज वो ग्रेड सी है। लेकिन देखते हैं जी ज़रा कि अब चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली चीज़ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है यार? 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है, एक और कंपनी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गिवन है। अब 2 कंपनीज हैं। हुआ ये कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। जो एक्वायर करता है हम उसको कहते हैं वो पेरेंट बन गया। क्या बन गया? पेरेंट। एक्वायर करने वाला, कंट्रोल करने वाला, हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? पेरेंट्स। तो पेरेंट बन गया, और जो कंट्रोल होना शुरू हो गई है कंपनी, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी। तो हम कहते हैं यार जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर ले तो एक रिलेशनशिप बनता है पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप। अब होता क्या है, हम समझते हैं कि यार पेरेंट और सब्सिडरी 2 नहीं है, एक ही हैं। तो अगर 2 नहीं है, एक ही हैं, तो हम दोनों की फाइनेंशियल्स को क्या करना शुरू कर देते हैं? कंबाइन। कंबाइन करने के प्रोसेस से वर्ड निकला है कंसोलिडेट करना। कंबाइन करने के प्रोसेस से क्या निकला है? तो हम कंसोलिडेट करते हैं। तो हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। 2 कंपनीज को एक मान के उनकी फाइनेंशियल्स कंबाइन करनी है हमने, ये। और एक कंपल्सरी क्वेश्चन है जो कि कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि पहला एरिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपल्सरी क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर तो आपको मिल ही जाना है क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन। और देखा ये गया है कि यूजली हम 15 to 20 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं मार्क्स इसके ऊपर आ रहे होते हैं।
तो सर अगर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला एरिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और कंफर्म है कि ये आना ही आना है आप लोगों को, और ये अप टू 15 to 20 मार्क्स, यूजली 15, 16, 17, 18 चल रहा होता है, तो सर 18 मार्क्स इधर कवर हो गए ना, 17, 18 मार्क्स। अब पीछे रह कितने गए, मिनिमम से लेके चलो 7, अगर उसने मैक्सिमम पे जाना हुआ तो तकरीबन 17। अब वो कहाँ से पूछेगा सर, वो पूछेगा दूसरा टॉपिक विच इज़ फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक। किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है आपने, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल्स बनाना। अब फाइनल अकाउंट्स जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री में। जब भी आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स बना रहे होते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। क्या ये बात क्लियर है? 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी कंपनी को फॉलो करनी होती हैं। पहली आईएफआरएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी होती हैं। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स के ऊपर है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे है, वो है आईएस 1। और दूसरी जो है वो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या बोल रहा हूं मैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है तो पाकिस्तानी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारे यहाँ पे 2 स्केड्यूल हैं जो कि लॉ के जो कि फॉलो करने होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केड्यूल 4 और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, 5। तो ये 2 स्केड्यूल हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम इन साथ में इन स्केड्यूल्स को भी देख रहे होंगे। ये रिक्वायर करते हैं कि भाई नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या क्या किस तरह दिखाने हैं, और वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हर कंपनी को ये काम करना पड़ता है। क्या यहाँ तक आप साथ हैं? चलें जी। इसका मतलब क्या है यार कि क्या फाइनल अकाउंट्स में से कुछ ना कुछ आएगा या नहीं आएगा? सर कंफर्म आएगा। सर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी बना दे तो कितने बनाएगा, 20? ये 20 से ज़्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि ये कौन से लेवल का टॉपिक है, टेस्टिंग लेवल का। तो यार अगर 20 भी पूछ ले तो फिर भी 5 मिनिमम भी जाएगा, तो 5 तो इधर से पूछेगा ना। और अब एग्जामिनर बहुत ज़्यादा रिक्वायर करना शुरू हो गया। ये स्केड्यूल 4 और 5 की बात है। क्या हम यहाँ तक हम साथ हैं? ओके। इसका मतलब है यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन सर ये किस लेवल का टॉपिक है? सर ये भी टेस्टिंग लेवल 2 का टॉपिक है, फाइनल अकाउंट्स। लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है ये टेस्टिंग लेवल 2 में नहीं आती, ये कम ही मार्क्स ही पूछेगा। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन दे के आपसे अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो खुद सोचो ज़रा, 18 इधर पूछ ले, 15 इधर पूछ ले, 18 और 15 ये बन जाएंगे 33। तो 33 ठीक है, ये अलाउ करता है उसको ये ग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों टॉपिक्स को समझोगे कि इधर से क्वेश्चन बनना है। आप इन 2 टॉपिक्स को तो इजी ले ही नहीं सकते। क्या ये बात क्लियर है? बोलूँ दोबारा, ये ओके है? और ये कंसोलिडेशन हम बहुत जल्दी करेंगे। एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे क्योंकि लोग थोड़ा ज्वाइन कर रहे होते हैं, उसके फ़ौरन बाद हम कंसोलिडेशन पे मूव कर जाएंगे। तो ये बोर्ड हम भर रहे हुआ करेंगे पूरे के पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस करके, और बहुत जल्द। बड़ा मज़े का टॉपिक, बहुत ईजी टू स्कोर, और ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा हमें हेल्प चाहिए होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। किसी एक दिन में आऊँगा, 15-20 मिनट टॉपिक चल रहा है, ख़त्म हो गया, 15-20 मिनट रहते हैं, सिर्फ एक पढ़ाया करूँगा और बार बार सुनूंगा, बार बार कहूँगा कि अच्छा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या है, कैसे याद की जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी थोड़ी करके बता रहा हूँ। एक ही दिन में पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह लेके चल रहे होंगे। यहाँ तक हम साथ हैं? आगे अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स। सर अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स 25 to 35 मार्क्स हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड है लीज का, वो है IFRS 16। लीज की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए? कौन सी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, ज़रा जल्दी से बताएं। लीज की अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, किस लेवल का है, अभी बताते हैं। दूसरा है जी IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। लीज
इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनका क्या करना है हम लोगों ने, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर अगर हम बात करें तो IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट्स, सर ये क्या होते हैं? सर कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, जो शेयर्स आपने ख़रीदे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। IFRS 9 क्या आता है इसमें, ज़रा जल्दी से बताएं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? शेयर्स में पैसे जो लोग लगा के बैठे हुए। डन है। फिर अगर हम बात करें तो IAS 41 एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एसेट्स, इसका मतलब ये है कि पौधे, अगर किसी के बागात हैं तो उसमें जितने भी पौधे हैं, जितने ट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, जिंदा एसेट्स हैं, उनमें लाइफ है। सर अगर किसी का डेयरी फार्म है तो वहाँ पे जितनी भैंसें हैं, जितनी काउज़ हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? किसी का घोड़ों का फार्म है तो उसमें जितने घोड़े हैं, ये एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट्स। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम टेस्टिंग लेवल की बात करें तो ये जो हैं, ये है टेस्टिंग लेवल 2, ये है टेस्टिंग लेवल 2। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब बताएं ज़रा। 20 मार्क्स के क्वेश्चन, अप टू 20। सेक्शन ए में भी आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी। ए में आएंगे तो 10 मार्क्स तक के आएंगे, बी में आएंगे तो 20 मार्क्स तक के आएंगे। आगे जी, ये टेस्टिंग लेवल 1 है। अब जिसके आगे मैं नहीं लिख रहा वो लेवल 1 है। टेस्टिंग लेवल 3 हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कैफ में, FR2 में या FR1 में। यहाँ तक हम साथ हैं। अब मेरे बच्चों, अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स में लीज ऑलमोस्ट हर टॉपिक, हर पेपर में आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि 10 मार्क्स मिनिमम, और कभी कभार 15 से 20 नंबर, तो ये इधर पक्का ही है ना। इसका मतलब है ये 2 टॉपिक्स कंफर्म हो गए और इधर से लीज कंफर्म हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। ये जो जब से वेबसाइट्स खेलना शुरू हो गया ना हर बंदा, वेबसाइट्स भी एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक हो गया। तो तब से ना ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा खेलता है। तो यूजली ये यहाँ पे वेबसाइट्स के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेता है। क्या यहाँ तक हम साथ हैं? फाइनेंशियल एसेट्स एग्रीकल्चर कम मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चंस। यूजली सेक्शन ए में देखा गया है 4 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पे को 5-6 नंबर, यूजली MCQs में। IFRS 9 काफ़ी देर, 1-2 साल तो उसने पूछा ही नहीं, फिर दोबारा पूछा, क्योंकि वो जितनी चीज़ें हमारे सिलेबस में है ना, उतनी वो पूछ चुका है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है, ये द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, एडवांस फाइनल का जो स्टूडेंट है, उससे पूछेंगे यार सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा, वो कहेगा फाइनेंशियल एसेट्स। आप कहेंगे ये तो बड़ा ईजी है, FR2 में मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपको कहेगा पुत्र आओ ज़रा अलग पता जाएगा। तो द मोस्ट एक्सटेंसिव टॉपिक, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक एट एडवांस लेवल्स, लेकिन उतना ही आसान है हमारे लेवल पे। आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा शुगल है, और आप देखेंगे पास पेपर्स के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा यार वाकई हमारे लेवल पे ये शुगल है। और लेवल भी कौन सा है? 8 मार्क्स मैक्सिमम पूछे जाएंगे। अब आ जाए यार बच्चों, एथिक्स एंड अदर एरिया। एथिक्स के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन है 4 to 8 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक और एरिया कंफर्म है। अब ये अभी तक मैंने कितने एरियाज कंफर्म बताए, ये दोनों कंफर्म आने हैं। यहाँ पे लीज कंफर्म है, आप समझेंगे कंफर्म है। हो सकता है आपकी दफ़ा ना आए, लेकिन आप समझेंगे। आप जितने भी एनालिसिस करेंगे, कुछ 4 अटैम्प्टों में एक आधी दफ़ा शायद ना पूछे, अदरवाइज हर अटैम्प्ट में पूछ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एथिक्स, एथिक्स जो है ये थ्योरी है। एग्जैक्टली क्या होगी? थ्योरी होगी। अब अगर हम बात करें तो अदर एरियाज़ में कौन से हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो है, मैं इंपॉर्टेंस वाइज लिख रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड IAS 12 टैक्स का है। लेकिन इस पे पक्का क्वेश्चन, टैक्स के ऊपर पक्का कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है टैक्स के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? फिर अगर हम बात करें IFRS 15, रिसेंटली FR1 में से उसने ये उठाया, पहले FR1 में दे दिया था, ज्यादती थी। इस तरह का स्टैंडर्ड रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कस्टमर। तो ये थोड़ी ज्यादती है इस लेवल पे कि FR1 के लेवल पे आप IFRS 15 बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो एग्जामिनर को ज़रा जल्दी समझ आ गई आई कैप को, तो उन लोगों ने क्या किया है, वहाँ से निकाल के इधर ले आए। मेजर एरिया पूछेगा एग्जामिनर। क्या ये बात क्लियर है? और ये दोनों के दोनों किस लेवल के हैं? T2 लेवल के। तो ये भी T2 लेवल है और ये भी T2 लेवल है। फिर अगर हम बात करें जी और कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पे पूछे जाएंगे, T2 मतलब अप टू 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। जी सर। आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो आगे है IAS 37,
प्रोविजंस क्या है, जैसे वारंटी की प्रोविजन यानी लायबिलिटीज़ का स्टैंडर्ड है। फिर अगर हम बात करें तो IS 10 है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, ये स्टैंडर्ड है। और ये दोनों भी T2 लेवल के हैं, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ये T2 लेवल के हैं। अब ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई कि कौन से टॉपिक में कितना दम है, और T2 वाले टॉपिक्स आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सेक्शन बी में आ गया अप टू 18, 19, 20 तो फिर तो गए। अब आ जाए यार बच्चों, इसके अलावा कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। एथिक्स मैं इधर लिख चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा मैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक स्टैंडर्ड है IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग का। फिर अगर हम बात करें तो IS 21 फॉरेन ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो आप क्या करते हैं, ये IS 21 है, ये फॉरेन करेंसी का है। IS 21 जो है फॉरेन करेंसी का है, और ये जो स्टैंडर्ड है इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सेगमेंट रिपोर्टिंग कहता हूँ। कि यार अगर एक बिज़नेस है और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स की डिटेल भी लोगों को देनी चाहिए। तो ये एक डिस्क्लोजर नोट के ऊपर स्टैंडर्ड है, आसान सा स्टैंडर्ड है, तो ये भी आप लोग देखेंगे। जिनके आगे मैंने T2 लिख दिया है वो तो 20 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं, बाकी जो हैं वो सारे के सारे अप टू 8 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज़ द सिलेबस गाइस। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पेपर में कौन सी चीज़ कहाँ पे पूछेगा और कंफर्म पूछेगा, कंफर्म पूछेगा। क्या हम साथ हैं? लें जी। अब अगर सिलेबस को लेके कोई टेंशन है तो पूछो। कंपल्सरी टॉपिक्स मैं चाहता हूं कि जो आपको पता हो कि यार क्वेश्चंस में आने ही आने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंफर्म कौन सा होगा? फिर क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसी एक कंपनी की, उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? स्केड्यूल 4 एंड स्केड्यूल 5। आपका क्वेश्चन है, बोले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 4 थे ना, 5 5 इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट विच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 इसमें आ गए। जी सर 5। ये बात क्लियर है, कंफर्म है? अदरवाइज हर स्टैंडर्ड ना नोट्स टू द अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है। अगर लीज का कोई नोट्स टू द अकाउंट्स पूछेगा ना तो वो इधर की ग्रिड में आएगा। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट का नोट पूछेगा तो वो इस ग्रिड में काउंट फॉर होगा, इस ग्रिड में काउंट फॉर नहीं होगा। इस ग्रिड में या तो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन ही होगा। यूजली वो क्या करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज आपसे क्या करा लेता है, रिवाइज करवा लेता है। देखे ना 2-3 एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी दे के नीचे 2 एडजस्टमेंट्स दे के वो कहेगा यार ज़रा एडजस्ट करना, एडजस्ट नहीं की थी मैंने। अब वो 2 एडजस्टमेंट्स किसी भी स्टैंडर्ड में से हो सकती हैं, अदर एरियाज़ में से, यहाँ से। या फिर क्या करेगा, गलत ट्रीटमेंट किए होंगे, वो कहेगा यार ज़रा प्लीज़ इसको ठीक करना स्टैंडर्ड के हिसाब से, और ये जो ऊपर एसेट लायबिलिटीज़ हैं ये ठीक कर लो। वो 8-10 नंबर्स का ये काम करा लेगा, या फिर ये काम करवाएगा। स्केड्यूल 4 और 5 के आपको कहेगा डिस्क्लोजर नोट्स बना के दो, या वो बनवाएगा, या फिर आपको कहेगा बना बनाया गलतियाँ आइडेंटिफाई कर दो क्या गलती हैं। और नॉर्मल गलती ये होती है कि मिसिंग पॉइंट्स होते हैं काफ़ी चीज़ें, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ तक साथ है। एक बात जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा जो थ्योरेटिकल होगा। वो आपको कहेगा डिस्कस करो भाई, थ्योरेटिकली लिखो कि इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई एक क्वेश्चन डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे हों। आप देखेंगे एक दिन मैं पढ़ाऊँगा और अगले दिन मैं सुन रहा हूँ, मैं आप लोगों से सुनूंगा कि अच्छा यार भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या ये बात क्लियर है? तो पॉइंट क्या है भाई, जो पढ़ना है वो आना चाहिए। आता है तो हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ रहे। सीधी सी कहानी है, ऐसी कुछ लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एक दिन मैंने पढ़ाया तो कल आना चाहिए। आता है तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ रहे। ये बाद में रोने रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, पास हो गया हूँ। फेल पास होना भाई डेली बेसिस पे आप हो रहे होते हैं, और मैं इंश्योर करूँगा कि आपको चीज़ें आती हैं इंशाल्लाह। बोलो सर इंशाल्लाह। यहाँ तक हम साथ हैं? अगर कोई क्वेश्चन है, अब आप पूछें क्वेश्चन क्या था? हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी भाई का? चलें आगे। गुड। अब आ जाओ, ये सिलेबस था, पेपर स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल पे कि भाई हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा। किस पे बात करने वाले हैं हम लोग? स्टडी मटेरियल पे। अब आ जाएं यार ज़रा स्टडी मटेरियल। सर मेजॉरिटी काम हम क्या कर रहे होंगे वाइट बोर्ड पे? जल्दी से बताएं ज़रा, मेजॉरिटी काम हम किस पे कर रहे होंगे?
वाइट बोर्ड पे। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँगा मैं, और अगर कोई लंबी लंबी लाइंस कहीं पे चाहिए होंगी ना तो वहाँ पे फिर मैं पेज एक ले आया करूँगा, जो पेज आप लोगों को कहाँ पे मिल जाया करेगा, मेरे नोट्स में। ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कुछ जगहों पे। अदरवाइज हम मेजॉरिटी काम बोर्ड पे करेंगे और आपका जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा होगा उसके ऊपर सारा कुछ लाएंगे हम। कुछ जगहों पे ऑब्वियसली मैं नोट्स यूज़ करूँगा। क्या ये बात क्लियर है? तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइंस अगर चाहिए, नोट्स में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में वो काम लिखेंगे, ताकि जब भी मैं सुनूँ तो आपको नोट्स आप लोगों को आते हैं। और वो नोट्स में क्योंकि हर चीज़ होगी तो इसका मतलब आपको हर चीज़ आती है। ये करने के बाद बोर्ड पे मेजॉरिटी काम, मेरे नोट्स ये आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करनी है, पास्ट पेपर की बुक लेनी है, सीए नोट्स की पास्ट पेपर बुक जो सीए नोट्स की है। इन लोगों ने क्या किया यार, एसबीआई की है बेसिकली ये लेंज। इन लोगों ने 2009 से ऑनवर्ड जितने पेपर्स है ना वो सारे के सारे कंपाइल कर दिए। क्या कर दिए? कंपाइल। क्या कंपाइल किया? पास्ट पेपर्स। सर ये एक मेन सोर्स होगा हमारी प्रैक्टिस का, लेकिन इस प्रैक्टिस पे हम आएंगे कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं आप लोगों को कल से एक टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, लीज का टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा पहला। मैं आप लोगों को पहले दिन समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं ना थोड़ी बत्तियां खोल दूंगा आप लोगों की, यार ऐसा ही सोचना चाहिए, चलो सोचो, गलत सोचो। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, मैं आर्ग्यू करूंगा। तो हम ना एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करेंगे कि यार ऐसा ही होना चाहिए। हम अपने माइंड में ये बात इस्टेब्लिश करेंगे कि स्टैंडर्ड जो बना हुआ ठीक बना हुआ। आप मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, सर ऐसा भी तो हो सकता है, मैं आपको आंसर दूंगा कि नहीं हो सकता ऐसे। ये बात क्लियर है? और साथ में मैं एक फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को वो टॉपिक समझा दूंगा। ये बात क्लियर है? जहाँ पे मुझे लगेगा आप कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, मैं वही चीज़ को, उस पूरी की पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिक में क्या कर दूंगा, ट्रांसलेट। और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोगों के सामने बनाऊंगा, कहूँगा चले सॉल्व करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अभी इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे हमने काम कर दिया है। हमें एक कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद, यानी ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उसके बाद उसका इंटरेक्शन सीखना है कि यार अच्छा अगली दूसरी चीज़ आए तो ये डिस्टर्ब तो नहीं होता। तो हम इस तरह कर करके ना प्रैक्टिस कर करके एक स्टैंडर्ड को याद करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया अगले दिन तो मैं सुनूंगा भी। क्या ये बात क्लियर है? अगले दिन में अच्छा हम इस तरह कर करके ना प्रैक्टिस कर करके एक स्टैंडर्ड ख़त्म करेंगे। जब मैं पास्ट पेपर पे जाऊंगा ना तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा वो सीखते हैं नए पॉइंट्स, नहीं, मैं कहूँगा जो सीखा हुआ है वही है, अब उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कर रहे होंगे और ये सारे पास्ट पेपर्स हम कर रहे होंगे। कुछ मैं करवा रहा हूँगा, कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स में करवा रहा हूँगा। ये बात क्लियर है? तो ये काम हमने इस तरह करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होनी है। यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ से सीखी जा रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन में नई बात सीख रहे हैं, नए नोट्स में ऐड हो रही है। ये तो फजूल बच्चों वाला तरीका है। चीज़ आती होगी अप्लाई करेंगे, चीज़ आती होगी अप्लाई करेंगे और एक थॉट प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे। मतलब आप ये नहीं कहेंगे मुझे कि सर मुझे नहीं समझ आ रही क्वेश्चन कैसे करना है। मतलब आप मुझे कहेंगे, मैं आप लोगों के साथ आके बैठ जाऊँगा, मैं कहूँगा यार देखो यही तो सीखा हुआ है हमने, जो तुमने पहले एग्जाम्पल्स की हैं उसमें भी तो यही करते थे, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर है? इस तरह हमने ये पास्ट पेपर्स करने हैं। जब ये हम इस तरह पास्ट पेपर्स कर लेंगे, मैंने पढ़ाया, सुना, आप लोगों को रिटेन करने में हेल्प की, ये बात क्लियर है? बुक पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, मेरे बनाए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक दिन कहा करूँगा यार कोई अच्छा बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, जो कि एक दो ही होते हैं, मैं उन्हें कहूँगा यार आप लोग क्या करें, आप आई कैप की टेक्स्ट बुक पढ़ लें। यहाँ पे टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे ना ये सब कुछ करने के बाद, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा यार मुझे तो आती हैं चीज़ें। आप आई कैप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन सारे किए हुए हैं, जब पढ़ते गो थ्रू कर रहे होंगे, आप कहेंगे यार ये आप पता है मुझे, ये पता है, ये पता है। बीच में एक दो पैराग्राफ्स ऐसे होंगे, एक दो लाइन्स ऐसी होंगी जो आप कहेंगे सर मुझे नहीं समझ आई। आप उनको हाईलाइट करके लाएंगे, मेरे से पूछेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा देखो ये हमने इस तरह पढ़ा हुआ था, ये वही मतलब है इसका। आप कहेंगे ओके, और दोबारा आप बुक को नहीं पढ़ेंगे। पेपर्स से पहले जब लास्ट मंथ में आएंगे तो आपने सिर्फ उन हाईलाइटेड एरियाज़ को देखना है, बाकी आप पूरा का पूरा रिलाय अपने रजिस्टर पे कर रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये तरीका है जिससे हमने पढ़ना है। यहाँ तक समझ लगी? मुझे बस सिर्फ तुम लोग चाहिए हो यहाँ पे, बाकी मैंने कर ही लेना है, कुछ चुपेड़े मार के, ठुड्डे मार के, कुछ ना कुछ करके ना मैंने तुम लोगों को स्टैंडर्ड्स करा देने। क्या ये बात क्लियर है? मतलब ये कि भाई देखो सीधी सी बात है, तुम लोगों को मेरी प्रोडक्ट,
अगर तुम लोग यहाँ से बाहर निकल के लोगों को ये नहीं ना बता सकते कि तुम लोगों से ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो इसका मतलब है मैं एज अ टीचर फेल हूँ और आप एज अ स्टूडेंट फेल है। तो भाईजान हम लोगों ने हर स्टैंडर्ड के ऊपर इस तरह की गेम डालनी है कि भाई किसी से भी बात करो, उसे कहो यार ये तो बात पता है मुझे, ये को बात है, तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये वाली कोशिश हमने करनी है और आप देखेंगे इंशाल्लाह IFRS 16 में हम ये कोशिश करेंगे भी। ये बात क्लियर है? तो भाई स्टैंडर्ड्स करेंगे, सही हल है और चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद सर फिफ्थ, आपका जो दिल करता है आप बुक फॉलो कर लें, ये मैंने करवा दी है। उसके बाद आप किसी भी XYZ कॉलेज की बुक उठाएं, उसके क्वेश्चंस करें, आपको आएंगे। भाई नहीं आते तो इसका मतलब है मैंने सही नहीं पढ़ाया। कोई एक आधी बात नहीं आती तो सही पढ़ाया, ये बात क्लियर है, लेकिन आपको पता चलेगा। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली बात आप लोगों ने ऐसे पिक करनी थी, आप कहेंगे हाँ पता था, अच्छा मैं मिस कर गया हूँ। एज अ स्टूडेंट आप मिस करते हो। फिर ये पास पेपर की बुक में ना CA नोट्स ने अच्छी बात ये की है, एग्जामिनर्स कमेंट्स भी दिए हैं, वो हम बार बार पढ़ेंगे कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं। उसमें ना वो बताता है बच्चों ने ये कॉमन गलती ये थी, कॉमन गलती ये थी। हम उन गलतियों को बार बार पढ़ेंगे ताकि हम ना करें वो गलतियाँ। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई हम एक एक पॉइंट पर लड़ने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर के साथ, अपनी किस्मत के साथ, और इंशाल्लाह गिरेंगे भी ना तो 60s 70s में ही गिरेंगे। ऑल दो एग्जामिनर नहीं बताते हैं कैब वाले कितने मार्क्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह कंफर्टेबली पास होंगे। यहाँ तक समझ लगी है आप लोगों को? अब आ जाए यार ज़रा, मैं यहाँ पे लिखा थी कोई भी कॉलेज की बुक ले लेना, पढ़ लेना, कर लेना, क्वेश्चन उसके आते होंगे, लेकिन पढ़नी तब है जब हम ये काम कर चुके होंगे, जब मैं कहूँगा यार स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हम साथ हैं? फिर सर अगर हम बात करें तो रेड बुक लें जी, इस पे आ गए हम फाइनली में। किस पे आ गए हम लोग? रेड बुक्स। इसी में मैं एक बात, अदर बॉडीज़ के पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी हम कर रहे होंगे, सिर्फ ये आइडिया लेने के लिए कि वहाँ पे ये चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं। यहाँ तक हम साथ हैं? जब स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहा हूँगा तो मैं एक काम और भी करूँगा, साथ में ना बीच बीच में MCQs दूंगा आप लोगों को कि यार ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, चलो इसके ऊपर MCQs करते हैं। MCQs में ना पॉइंट्स बड़े क्लियर होते हैं कि अच्छा ये ऐसे सोचना था। तो इससे हेल्प क्या मिलेगी? पेपर में जो MCQs आते हैं वो भी सॉल्व होते जाएंगे और एक स्टैंडर्ड भी ज़्यादा अच्छा समझ आता रहेगा। तो ये काम आप देखेंगे कि मैं एक दिन आया हूँ, कुछ टॉपिक्स पढ़ाया 2-3 बातें पढ़ाने के बाद ये स्क्रीन आप लोगों के सामने पे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए MCQs, और हम देख देख के सॉल्व करते जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने ICAP की टेक्स्ट बुक में जो MCQs हैं वो सारे के सारे करने हैं। ये बात क्लियर है? अब पॉसिबल कैसे है? 1.5 घंटे की क्लास है, 1.25 घंटे की क्लास है, ये सारा काम करेंगे कैसे? सर जब हम पढ़ रहे होंगे ना तब हम लोग इसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन जिस दिन मुझे चाहिए होगी प्रैक्टिस क्लास, मैं उस दिन कहूँगा यार बच्चों आज हमने पास पेपर्स करने हैं, हम इतने जोगे हो गए हैं तो ज़रा आओ 3 घंटे के लिए, आ जाओ 4 घंटे के लिए, और आप लोग इधर उधर बैठ जाएंगे और एक क्वेश्चन ओपन होगा, हम डिस्कशन शुरू करेंगे कैसे होना चाहिए, आप बताओ आप बताओ। अब क्योंकि मैं स्टैंडर्ड आपको तैयार करवा चुका हूँगा तो आप लोग ना मेजॉरिटी बातें बता रहे होंगे, एक आधी बात होगी मैं कहूँगा देखो ये ट्रिकी बात है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा चलो करो। वो भाई पूछेगा सर ये यहाँ पे मुझे मसला आ गया, मैं उसके पास जाके समझा दूंगा। ये वाले भाई पूछेंगे यहाँ पे मसला है। तो इस तरह हम पास पेपर्स के सेपरेट क्या रख के क्लासेस रख के लंबे वाली एक ही दिन में 2-2 3-3 क्वेश्चंस किया करेंगे। तो इस तरह की 2-3 क्लासेस रख के कुछ 7-8 मैं कराया करूँगा, बाकी 6-7 असाइनमेंट में दिया करूँगा, और ये इस तरह तैयार किया करेंगे। और फिर भूलने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, मैं बार बार सुनता रहूँगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सर ये हमारा तरीका है। मैंने आप लोगों को स्टडी रिसोर्सेज भी समझा दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेड बुक्स के ऊपर। रेड बुक्स के ऊपर इस लेवल पे डिपेंड कर लेना मुश्किल है, मतलब आप इंटायरली डिपेंड कर लो कि यार मैं रेड बुक्स को ओपन कर करके सॉल्व करूँगा, ये तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रेड बुक्स का यूज़ यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स की बुक्स का यूज़ इतना होना चाहिए कि आप उस पर इंटायरली डिपेंडेंट ना हो। हर चीज़ के लिए आप ओपन करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, पेपर में इतना टाइम ही नहीं होता। पेपर में तो जो आता होगा वही अप्लाई होगा। हाँ, इसका यूज़ हमने कितना करना है, मैं आप IFRS 16 पढ़ाऊँगा आप लोगों को, उसकी मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि पहले दिन लायबिलिटी किस वैल्यू पे बुक होती है, उसमें ना 6 पॉइंट्स हैं। ये बात क्लियर है? अगले दिन मैं बजाऊँगा भी, चुपेड़े मारूंगा कि तुझे आता है क्यों नहीं है। ये बात क्लियर है? अब आप लोग 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, फिर मैं कहूँगा यार ये आता क्यों नहीं है, तो अल्टीमेटली ना आप लोगों को लगेगा सर ये मुश्किल चीज़ है। मुझे भी लगेगा यार तुझे तेरे से याद नहीं हो रहा, तो अब चल तू रेड बुक लेके आ। मैं आप लोगों को बताऊंगा रेड बुक में वो बात कहाँ लिखी हुई है। आपको कॉन्सेप्ट सारा आता होगा, क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे, लेकिन आप हमेशा 6 पॉइंट्स में से 1-2 भूल जाते हैं। तो आपको पता है कि IFRS 16 में मेरा प्रॉब्लम ये है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ IFRS 16 की। इस तरह किसी भी स्टैंडर्ड में 1-2 प्रॉब्लम्स इस तरह की हो सकती हैं। आप उन प्रॉब्लम्स के पैराग्राफ्स मेरे से हाईलाइट करा लेंगे और उन पैराग्राफ्स को बार बार खोल के देखा करेंगे
घर में, ताकि आदत हो जाए। आप पेपर में गए, रेड बुक आप लोगों के साथ है, आपने देखा कि यार इस क्वेश्चन में तो वही पॉइंट आ गया जो मुझे भूल जाता है, आप फ़ौरन रेड बुक ओपन करेंगे, आपको पता होगा किस पैराग्राफ में, अब वहाँ से देख के जल्दी से वो पॉइंट रिमाइंड करके तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हुआ जा सकता है। अगर आप इंटायरली डिपेंडेंट हो गए तो पूरा पेपर नहीं हो सकता, मुश्किल है। ये बात समझ लगी। फिर इसकी ना लैंग्वेज भी बड़ी अजीब सी होती है, आप खामखा ही परेशान रहोगे। तो आप अपने आप को खामखा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ रेड बुक्स के ऊपर 4 या 5 पॉइंट्स के लिए डिपेंडेंट होंगे, या मैक्सिमम किसी एक स्टैंडर्ड में सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए डिपेंडेंट होंगे, और वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो डिपेंडेंट ना होना पड़े, लेकिन फिर भी हुआ जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इतना यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं भी लोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे आ गए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपना प्रोसीजर समझाया, किस तरह हम पेपर को लेके चलेंगे, मैं किस तरह की तैयारी चाहता हूँ आप लोगों से, और मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो आप लोगों ने बता दिया, मैंने आप लोगों को समझा दिया। जी मेरे बच्चों, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो पूछें, अदरवाइज़ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं आज की क्लास। सर ये रेड बुक्स पे थोड़ा सा वो करना था। लास्ट टाइम जो R1 का पेपर था उसमें एक MCQ भी था लीज की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। ठीक है, अभी वहाँ से देख के हो गया था। ठीक है, उनके हाईलाइट किया हुआ था, और उसी से रिलेटेड एक थ्योरी का बेस क्वेश्चन था कि मुझे क्वेश्चन भी याद है कि गवर्नमेंट ने ना एक रोड बना दी है, तो उस वजह से ना ट्रैवल के एक्सपेंस से ना कंपनी को 2 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर डिस्कस करना था। ऊपर मेंशन था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ही वो करना है, लेकिन उसमें पैराग्राफ मैंने 2 से 2 मिनट लगे देखा, तो उसमें मतलब मुझे आइडिया हो गया था, पहले नहीं था पढ़ा, लेकिन जब वो स्टैंडर्ड के पास मार्क किए हुए थे तो उसमें पता चला कि वो कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एक तरह की ग्रांट टाइप नहीं होती, तो वो देख के लिख दिया था मैंने 3 नंबर का सवाल। हाँ इस 20 ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों की दोनों बातें ना आप लोगों को वैसे ही याद होनी चाहिए थी। ये बात समझ लगी? तो मेरा फोकस इस बात पे है कि आपको वैसे ही चीज़ याद होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को स्ट्रगल आप कर रहे हो तो वो अगर आप पहले बुक से पढ़ के गए हो, आपने हाईलाइट्स की हुई हैं चीज़ें, तो देखा जा सकता है। अदरवाइज पूरा स्टैंडर्ड खंगालना, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, मुश्किल है। ये बात समझ लगी? तो जब हम IAS 20 पढ़ाते हैं ना बच्चों, मतलब इस लेवल पे नहीं है, FR1 के लेवल पे, तो हम बात बताते हैं कि कुछ कौन सी चीज़ें आउटसाइड द स्कोप हैं। तो इस तरह की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनरली उन्होंने पब्लिक के लिए डेवलप किए होते हैं ना, वो ग्रांट में नहीं आते। ठीक है, तो एक बात वैसे ही याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं याद थी, किसी बच्चे ने स्कोप पे स्ट्रगल की हुई है, तो वो स्कोप को पहले पढ़ के गया हुआ है तो उधर समझ सकता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड से कोई चीज़ पिक करना मुश्किल है। अब डेफिनेशन का पॉइंट आसान था, क्योंकि डेफिनेशन तो पहली पेजेस पे ही लिखी होती है, तो इस तरह की कोई चीज़ देखी जा सकती है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। तो डिपेंड किया जा सकता है, लेकिन इंटायरली नहीं। इस तरह 2-4 पॉइंट्स के लिए, जैसे भाई कह रहे हैं। ठीक हो गया जी? और कोई भाई? ड्रॉबैक नॉलेज कितनी होनी चाहिए टू कॉम्प्रिहेंड FR2? हमारी पिछली जो R1 है उसकी जितनी भी नॉलेज चाहिए ना वो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे बैठ के। ये बात क्लियर है? मसला मुझे I16 चाहिए होगा 1-2 जगह पे, वो मैं मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल चाहिए मुझे। फ्रिक 1 पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, IS37 के साथ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस भी हैं, तो वहाँ पे मुझे रिवैल्यूएशन मॉडल चाहिए होगा, तो मैं पहले क्वेश्चन कराऊँगा, देखो यार I16 में ये करते थे। तो जितनी भी नॉलेज चाहिए मुझे वो मैं आप लोगों को रिवाइज़ कराऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी बेसिक तो पता ही होनी चाहिए, और वो आप लोगों को आती ही हैं अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो। और कोई भाई बहन? ठीक है जी, लें जी, थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह लीज शुरू करेंगे और देखते हैं कि कल कैसे पढ़ते हैं, और ये जितनी भी बातें मैंने की हैं वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच जी।